हेलो स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, आज डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ टैक्सोनॉमी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। कह सकते हैं आप ये लेक्चर 3 है। लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। इस लेक्चर में आज हम आपसे जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसकी चर्चा करेंगे, जिनमें लास्टली हमने आपसे बात की थी हिस्ट्री की, नॉमेनक्लेचर की, इंटरनेशनल कोड की। आज आपसे चर्चा होगी जो कैटेगरी और रैंक की भी चर्चा आपसे हुई थी। कैटेगरी रैंक के कॉन्सेप्ट को हमने आपको बताया था। कैटेगरी रैंक में जो लास्ट कैटेगरी रैंक या टैक्सा है, स्पीसीज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। आप इसे देखें, ध्यान से समझने की कोशिश करें। शंकाएं हो तो उसका समाधान कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज लेक्चर 3 से। 3 का जो टॉपिक है दैट इज़ स्पीसीज़ एंड द डिटेल्स ऑफ स्पीसीज़। लास्टली आपसे बात की थी कैटेगरी, रैंक और टैक्सा के बारे में। इसमें आपसे मैंने बात की थी कि जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज़ हैं दे आर 7। ऑब्लिगेट कैटेगरी के अलावा इंटरमीडिएट कैटेगरीज़ भी बताई थी। वो तब यूज़ की जाती हैं व्हेन डिफरेंस इन अ कैटेगरी इज़ बिग वन, जब किसी एक कैटेगरी में लक्षणों की असमानताएं बहुत अधिक हों, तब हम इंटरमीडिएट कैटेगरी को यूज़ करते हैं। बाकी जो नॉर्मली हाईएस्ट कैटेगरी की बात आती है, हाईएस्ट कैटेगरी जो क्लासिफिकेशन अभी डिस्कस किया था उसमें आपने किंगडम देखा था, और जो लोवेस्ट कैटेगरी उसकी बात आपने देखी थी, इट वाज स्पीसीज़। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एक और टर्म यूज़ किया गया है एंड दैट इज़ कॉल्ड डोमेन। यदि डोमेन लिखा हो और पूछा गया हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी, दैट विल बी डोमेन। ये किंगडम के ऊपर की कैटेगरी है जिसमें हम पूरे लिविंग वर्ल्ड यानी पूरे जीव जगत को रखते हैं। तो डोमेन विल बी लिविंग वर्ल्ड। किंगडम प्लांट कैरेक्टर हैं तो प्लांटी, एनिमल कैरेक्टर हैं तो एनिमलिया। अदर जो किंगडम थेरीज़ में किंगडम यूज़ किए गए हैं, अगर उनके कैरेक्टर्स हैं तो उनकी बात इसमें इंक्लूड की जाती है। तो हाईएस्ट कैटेगरी इज़ डोमेन। और अगर स्पीसीज़ के नीचे जाएंगे तो सब स्पीसीज़, ये भी एक लोवेस्ट कैटेगरी की बात की जाती है। तो ये कैटेगरी, रैंक और टैक्सा की बात आपसे लास्ट लेक्चर में डिटेल में हो चुकी है। आज जो आपसे बात करनी है दैट इज़ अबाउट द स्पीसीज़, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी। और ये इम्पोर्टेंस इसकी इसलिए और भी क्लियर होती है क्योंकि इसको नॉर्मली हम कहते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी इसको हम पैमाना मानते हैं क्लासिफिकेशन का। जैसे आप लेंथ के लिए किलोमीटर, मीटर की बात करते हैं, वेट के लिए किलोग्राम की बात करते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम स्पीसीज़ को यूनिट कहते हैं क्लासिफिकेशन की। कारण इसका सिर्फ इतना है कि जब हम क्लासीफाई करते करते स्पीसीज़ पर आते हैं देन ओनली सिमिलरिटी रिमेंस। लक्षणों की असमानताएं समाप्त हो जाती हैं और सिर्फ समानताएं ही समानताएं रह जाती हैं, इसीलिए इसको यूनिट कहा जाता है। कहने का मतलब, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस की पॉपुलेशन 5 बिलियन से भी अधिक है, लेकिन हमको 5 बिलियन लोगों की कैरेक्टर्स की जानकारी के लिए सिर्फ एक मेंबर्स के कैरेक्टर को जानना सफिशिएंट है। यानी बाय नोइंग कैरेक्टर ऑफ वन मेंबर ऑफ अ स्पीसीज़ वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट स्पीसीज़। यानी किसी पॉपुलेशन या किसी जाति समूह के एक सदस्य के लक्षणों को जान करके हम उस समूह के जितने भी सदस्य हैं उन सब के लक्षणों को जान लेते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब स्पीसीज़ को और इलाबोरेटली और गहराई से समझाने के लिए इसके संबंध में 2 सिद्धांत जो बहुत फेमस हैं वो दिए गए हैं। बाकी मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी आए हैं, इनको हम स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट कहते हैं। और यदि हम स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनमें पुराने वाले को तो हम कह देते हैं
टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, और जो नया कॉन्सेप्ट है उसको हम कह देते हैं न्यू स्पीसीज कॉन्सेप्ट, या इसको नियो भी लिखा जाता है, नियो स्पीसीज कॉन्सेप्ट। अब नेचुरली टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है, उस ओल्ड कॉन्सेप्ट में जो वैज्ञानिकों के नाम अगर देखे जाएं तो उसमें बहुत पुराने प्लेटो, अरिस्टोटल, प्लाइनी ऐसे वैज्ञानिकों के नाम आते हैं। और उस कॉन्सेप्ट की जो ख़ास बात है वो दो विशेष एक्सट्रैक्ट्स हैं, निचोड़ है। एक वो बात है जो आज भी एक्सेप्टेड है, यानी आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट में भी एक्सेप्टेड है, वो मॉडर्न स्पीसीज कॉन्सेप्ट में भी एक्सेप्टेड है। वो है कि स्पीसीज हैव ऑल सिमिलर कैरेक्टर्स, यानी समान जाति के सभी सदस्यों के लक्षण क्या होते हैं, समान होते हैं। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट में भी एक्सेप्टेड व्यू है, लेकिन वो जो शॉर्टकमिंग है इस टाइपोलॉजिकल ओल्ड स्पीसीज कॉन्सेप्ट की, वो ये है कि यहाँ पर स्पीसीज़ को कहा जाता है, स्पीसीज़ इज़ आ स्टैटिक यूनिट। स्टैटिक यूनिट का मतलब है शोइंग नो चेंज इन कैरेक्टर्स, यानी वो लक्षणों में परिवर्तन नहीं शो करती। यानी जब जाति की उत्पत्ति हो जाती है, ये बात आपको शुरू में मैंने बताई थी कि वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक कोश की जीव पानी में उत्पन्न हुआ था, एंड फ्रॉम दैट वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म आज 17 मिलियन 1.7 मिलियन 17 लाख जातियों की उत्पत्ति हो चुकी है जिनको मान्यता मिली। इसका मतलब सीधा सा है कि एक ही जाति से आगे चल कर के भिन्न भिन्न जातियों की उत्पत्ति होती है। मोर देन वन स्पीसीज़ इवॉल्व्स फ्रॉम वन सिंगल स्पीसीज़। ये बात यहाँ पर नहीं लागू हो रही है। ये कह रहे हैं कि स्पीसीज़ इज़ ए स्टैटिक यूनिट, यानी एक बार जाति उत्पन्न हो जाती है तो उसमें परिवर्तन नहीं होते, जाति अपरिवर्तनशील होती है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अस्वीकार कर दिया गया, और जिस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया गया है दैट कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड मॉडर्न स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट, न्यू स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट। इसमें मॉडर्न साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं, और इस मॉडर्न साइंटिस्ट में इनके जो कंक्लूजन्स हैं, पहला तो कॉमन है, ये भी पुराना स्पीसीज़ हैव ऑल सिमिलर कैरेक्टर्स। ये पुरानी बात यहाँ पर भी है, एक समान जाति के सदस्यों में सभी लक्षण समान होते हैं। लेकिन जो चेंज आया, ये चेंज आ गया, यहाँ स्टैटिक इसे कहा, यहाँ कह रहे स्पीसीज़ इज़ अ डायनामिक यूनिट, एवर चेंजिंग। एवर चेंजिंग का मतलब हुआ कि लगातार परिवर्तनशील, ये डायनामिक यूनिट कहलाती है, ना कि स्टैटिक यूनिट। यही बात शॉर्टकमिंग थी जो इस डेफिनेशन में दूर हो जाती है, इस डिटेल कॉन्सेप्ट में दूर हो जाती है। तो स्पीसीज़ इज़ व्हाट, नो डाउट स्पीसीज़ हैव ऑल सिमिलर कैरेक्टर, समान जात के सदस्यों के जो लक्षण होते हैं वो सब समान होते हैं। बट सेकेंड पार्ट इज़ व्हाट, इट इज़ अ डायनामिक यूनिट, शोज कॉन्टीन्यूअस चेंजेस। इसमें लगातार परिवर्तन होते हैं, और जातियों में एक जाति से अगली जाति की उत्पत्ति लगातार होती रहती है। ये मॉडर्न स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट कहता है। अब इस मॉडर्न स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट में एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज़ मेयर। ये मेयर साइंटिस्ट हैं, इन्होंने स्पीसीज़ की मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन दी है, जो कि ये कहती है स्पीसीज़ इज़ a group of naturally interbreeding population। इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि जाति एक ऐसे जीवों का समूह है
जिनमें आपस में अंतरा प्रजनन यानी आपस में प्रजनन की प्रक्रिया हो। भिन्न जातियों के मध्य प्रजनन की प्रक्रिया पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसको डिफाइन किया गया, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। इसमें दो चीज़ें और आगे कोट की जाती हैं, दो चीज़ें और जुड़ जाती हैं, उसको भी अगर आगे हम इसके जोड़ दें, नेचुरली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन में अगर हम जोड़ें तो उसमें दो चीज़ें क्या हैं, शोइंग व्हाट, कॉमन जीन पूल एंड फ्री जीन फ्लो। यहाँ जेनेटिक्स का पार्ट यहाँ इन्वॉल्व हो जाता है। शोइंग कॉमन जीन पूल, याद रखें फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स में आप जानते होंगे कि क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स पाए जाते हैं जो कि सारे कैरेक्टर्स को डिफ़ाइन करते हैं, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, उनके अरेंजमेंट के लिए एक इंडिविजुअल के उनको हम जीनोटाइप कह देते हैं। एक ग्रुप, एक अगर मेंबर का हम जीन का अरेंजमेंट देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। बट इफ़ टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में कुल जीन्स के नंबर्स को अगर देखा जाए तब उसको ही हम क्या कह देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जीन पूल। तो जीन पूल इज़ रिलेटेड विद द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज़ नथिंग बट मेंबर्स ऑफ सिमिलर स्पीसीज ऑक्युपाइंग अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया। पॉपुलेशन आपने पढ़ा होगा, पॉपुलेशन क्या है, समान जाति के सदस्य जो एक स्पेसिफिक, एक विशेष जाति, जो एक विशेष क्षेत्र में निवास करते हों, एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया हैबिटेट में रहते हों, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो हाँ, उसके टोटल जीन्स को जीन पूल, कॉमन जीन पूल मतलब कहने का है समान जात के सदस्यों के समूह में जो जीन्स हैं वो सिमिलर होंगे, इसीलिए इसको हमने कहा दे शोज़ कॉमन जीन पूल एंड फ्री जीन फ्लो। जीन फ्लो का मतलब हो गया कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी, क्योंकि समान जातियों के मध्य प्राकृतिक रूप से प्रजनन की क्रिया समान जाति के सदस्यों के मध्य ही होगी, ये मेयर साहब की डिफिनीशन है। तो अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है तो उसमें गैमेटिक एक्सचेंज होते हैं, यानी मेल और फीमेल गैमिट्स का एक्सचेंज होता है। एंड गैमीट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ सेल, गैमीट भी एक तरह की सेल है और उस सेल में भी क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स पर जीन्स होंगे। तो जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें फ्री एक्सचेंज होता है, मीन्स देयर इज़ नो बार, कोई उसमें बाउंड्री नहीं होती, क्योंकि वो एक सिमिलर स्पीसीज़ के हैं। उसी को कहा जाता है व्हाट, फ्री जीन फ्लो। तो जो जीन्स का आदान प्रदान रिप्रोडक्शन की क्रिया के द्वारा, गैमेटिक एक्सचेंज के द्वारा, युग्मकों के आदान प्रदान के द्वारा पूर्ण होता है, उसके लिए कहा गया फ्री जीन फ्लो। ये काफ़ी इलाबोरेट डिफिनीशन है, सब कुछ अपने में समाहित कर लेती है, सब कुछ अपने में इंक्लूड कर लेती है, इसीलिए इस डिफिनीशन को आज भी एक्सेप्ट किया जाता है। याद रखें, यहीं पर एक ख़ास बात ध्यान देने की है, नेचुरली इंटरब्रीडिंग टर्म इसीलिए ऐड किया गया कि प्राकृतिक रूप से समान जातियों के मध्य ही प्रजनन की क्रिया होगी, लेकिन आप जानते हैं आर्टिफिशियली स्टेराइल hybrids can be produced by what? Crossing between near species। कहने का मतलब ये है कि आर्टिफिशियली यदि मिलती जुलती जातियों के मध्य अंतरा प्रजनन की क्रिया कराई जाए, यानी आपस में इंटर स्पेसिफिक क्रॉसेस कराए जाएं, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस, मिलती जुलती जातियों के बीच, अगर दो समान जातियों के बीच होगा तो दैट विल बी इंट्रा, बट इट इज़ इंटर स्पेसिफिक क्रॉस। ये इंटर स्पेसिफिक क्रॉस हाइब्रिड्स प्रोड्यूस करता है और ये हाइब्रिड्स ऑलवेज स्टेराइल होते हैं, ये नपुंसक हैं, यानी दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर नेक्स्ट जनरेशन, ये अपनी जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए इवोल्यूशन की नेचुरल प्रोसेस में इनका कोई रोल नहीं होता। एंड मोस्ट ऑफ द हाइब्रिड्स दे आर प्रोड्यूस्ड
इन द प्लांट्स। आज पूरी जो टिश्यू कल्चर की टेक्निक है, जिसमें नए नए ब्रीड्स, नए नए सीड्स डेवलप किए जाते हैं, वो सब 1 जनरेशन के लिए होते हैं। इसीलिए जो किसान हैं वो भी परेशान रहते हैं, क्योंकि वो स्टेराइल हाइब्रिड्स होते हैं। उनसे एक ही सीज़न की जो फसल है वो उगाई जा सकती है, अगले साल उनको फिर नया बीज लेना होता है, बिकॉज दे आर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से हाइब्रिड्स प्रोड्यूस होते हैं। एनिमल्स में भी कुछ स्पेसिफिक हाइब्रिड्स के नाम आपने सुने होंगे, जिसमें एक नाम म्यूल का है। म्यूल में मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स, ये हॉर्स घोड़े के बीच में और गधे के बीच का जो क्रॉस है ये म्यूल कहलाता है। और इसका जो रिवर्स क्रॉस है यानी हिनी, ये भी प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट है फीमेल डंकी एंड मेल हॉर्स। ऐसे ही अन्य क्रॉसेस भी प्रोड्यूस हुए हैं, जिसमें एक टिगलियान का नाम आता है। टी फॉर टाइगर, एल फॉर लायन। तो टाइगर और लायन का क्रॉस है, जो टी पहले है तो वो मेल है, तो मेल टाइगर एंड फीमेल लायन। और इसका रिवर्स क्रॉस है, वो कहलाता है लाइगर। यहाँ एल पहले है तो मेल टाइगर एंड फीमेल, सॉरी मेल लायन, बिकॉज एल पहले। ये याद करने के तरीके हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। तो मेल लायन एंड फीमेल टाइगर, ये क्रॉस कहलाता है लाइगर का। ये रिवर्स क्रॉसेस हैं। कुछ ऐसे क्रॉसेस हैं जिनके प्रोडक्ट सिमिलर हैं रिवर्स क्रॉसेस में, जैसे पेंटोपार्ड, ये पैंथर और लियोपार्ड का क्रॉस है। तो ये तमाम एनिमल्स के भी क्रॉसेस हैं, बट ऑल दीज हाइब्रिड्स आर व्हाट? स्टेराइल। सारे हाइब्रिड्स कैसे हैं? दे आर स्टेराइल। ऐसे ही प्लांट्स में पोमैटो एक कॉमन नेम है, ये टोमेटो और पोटैटो का क्रॉस है। तो ये समझने के लिए कि नेचुरली पॉसिबल नहीं है बट आर्टिफिशियली पॉसिबल है, वो भी सिमिलर डिफरेंट स्पीसीज़ में। लेकिन वो डिफरेंट स्पीसीज़ कैसी होनी चाहिए? नियर होनी चाहिए। बहुत डिस्टेंट स्पीसीज़ में क्रॉसेस सक्सेसफुल नहीं होते, मगर इंटर स्पेसिफिक क्रॉसेस आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए गए हैं, बट ऑल दीज क्रॉसेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेराइल हाइब्रिड्स। ये सब स्टेराइल हाइब्रिड्स होते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जो कि काफ़ी एक्सेप्टेड है। मेयर का स्पीसीज़ की डेफिनेशन को काफ़ी बेहतर तरीके से डिफ़ाइन करता है, बहुत अच्छे तरह से समझाता है। इसीलिए यही कॉन्सेप्ट आज भी स्पीसीज़ का एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट माना जाता है। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। काफ़ी डिटेल में आपसे मैंने बात भी की है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात भी आपको समझा दी है। एक नया कॉन्सेप्ट भी है जो लॉट्सी एक वैज्ञानिक हैं, जिसको कहा जाता है जीनियोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट। जीनियोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट में नाम आता है लॉट्सी का। ये मॉडर्न डेफिनेशन है, ये एक्चुअली मेयर का ही इलाबोरेशन है। उनका डेफिनेशन में जेनेटिक्स इन्वॉल्व होती, तो कहते हैं कि स्पीसीज़ आर जेनेटिकली सिमिलर। यानी यहाँ पर वो सिमिलरिटी, जेनेटिकल सिमिलरिटी की बात करते हैं कि समान जातियों का जो जेनेटिक अरेंजमेंट है वो सिमिलर होता है। वो बात मेयर में इंक्लूड हो जाती है, इसलिए इसको भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है, मगर कोट की जाती है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये मेयर के बाद का कॉन्सेप्ट है, बट इंक्लूड्स द मेयर इंक्लूड दिस पार्ट दैट दे आर सिमिलर एट द लेवल ऑफ जीन्स। तो ये बात आपसे स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट की हो गई। स्पीसीज़ की टर्मिनोलॉजी भी है, आपको पढ़ने को मिलती है, मल्टीपल चॉइस में पूछी भी जाती है, तो उसको हम टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ के साथ कोट करते हैं। वो टर्मिनोलॉजी है, शब्द दिए गए हैं, जैसे
शुरुआत अगर हम करें, टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ में बहुत सारे टर्म्स आते हैं। जैसे एक शब्द लिखा कहीं मिल सकता है एगैमो स्पीसीज़। अब ये एगैमो का शब्द हो गया एगैमो, ये हुआ उनके लिए स्पीशीज़ शोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी वो जातियाँ जिनमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, ऐसी जातियों को एगैमो कहा जाएगा। अलिंगी जनन जिनमें होता हो वो सिर्फ कहलाएंगी एगैमो स्पीसीज। जैसे अगर आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो अमीबा का एग्जाम्पल काफ़ी बेहतर एग्जाम्पल है, जिनमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। देन अगर ए हटा दें तो दूसरा टाइप आ जाता है जिसको हम कहते हैं गैमो स्पीसीज़। गैमो में स्पीसीज़ शोइंग व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कहलाएगी गैमो स्पीसीज़। आगे अगर इनकी टाइप्स हम आगे और बढ़ाएं तो ये कॉमन और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टर्म है एलोपैट्रिक स्पीसीज़, और इसका अपोजिट सिम्पैट्रिक स्पीसीज़। ये जो जाति है ये एक्चुअली स्पीसिएशन की जो क्रिया होती है, जाति निर्माण। अभी हमने आप बताया कि एक ही जातियों से आगे चल कर के नई नई जातियाँ उत्पन्न होती हैं, तो उस प्रक्रिया के दौरान ये शब्द यूज़ किए जाते हैं, एलोपैट्रिक स्पीसीज़ और सिम्पैट्रिक स्पीसीज़। इसमें एक स्पीसीज़ का कॉन्सेप्ट भी आता है जो कि इवोल्यूशन के साथ आप पढ़ते हैं, अलगाव आइसोलेशन का। जब जातियाँ बनती हैं तो जातियाँ किस तरीके से निर्मित होती हैं, हाउ दे डेवलप्स, उनका इवोल्यूशन किस तरीके से होता है, फॉर डिस्क्राइबिंग दैट प्रोसेस, उस प्रक्रिया को समझाने के लिए देयर आर मैनी इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। इवोल्यूशन के बहुत सारे सिद्धांत हैं जिसमें डार्विनिज्म भी है, लेमार्किज्म भी है, सिंथेटिक थ्योरी भी है। संश्लेषणात्मक सिद्धांत सबसे आधुनिक सिद्धांत है, उसी में आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट आता है, उसी से रिलेटेड ये टर्मिनोलॉजी है, यहाँ इसकी चर्चा आपसे कर रहे हैं। एलोपैट्रिक स्पीसीज़ की अगर बात की जाए तो इनको हम कहते हैं स्पीसीज़ ऑक्यूपाइंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, यानी वो जातियाँ जो अलग अलग क्षेत्रों में निवास करती हों, उसके लिए हम उसको एलोपैट्रिक स्पीसीज़ कहते हैं। एंड अपोजिट स्पीसीज़ ऑक्यूपाइंग सिमिलर जोग्राफिकल एरिया, और इसको हम हैबिटेट भी कह सकते हैं। एक ही जगह पर रहने वाली जातियों को हम क्या कह देते हैं, सिम्पैट्रिक स्पीसीज़ कह देते हैं। टर्मिनोलॉजी आती है, डिटेल्स इसके एवोल्यूशन में आप पढ़ते हैं। इसके अलावा एक टर्म और आता है एलोक्रॉनिक, एलोक्रॉनिक के साथ सिंक्रोनिक। अब ये जो टर्म आया क्रोनोलॉजी से आया, एलोक्रॉनिक को कहा स्पीसीज़ प्रेजेंट एट डिफरेंट टाइम, यानी जो जातियाँ अलग अलग समय पर हैं। अगर हम वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बिलियन ईयर्स पहले होगा, और अगर मैमल्स की बात करें तो लास्ट में होगा। तो इनको हम अगर एक साथ रिलेट करेंगे तो हम इनको एलोक्रॉनिक स्पीसीज़ कहेंगे। एंड स्पीसीज़ प्रेजेंट एट सिमिलर टाइम, यानी एक ही समय पर जातियाँ जो उत्पन्न हो गई, अगर मैमल्स की एक से अधिक जातियाँ हैं और एक टाइम पर पाई जाती हैं तो उनको हम सिंक्रोनिक स्पीसीज़ कहेंगे। ये टर्मिनोलॉजी है। ऐसे ही एक टर्म आता है पेलियो, या इसको कहा जाता है पैलेंटोलॉजिकल स्पीसीज़। ये जीवाश्म विज्ञान, पैलेंटोलॉजी जीवाश्म विज्ञान, फॉसिल्स की साइंस को कहा जाता है। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि आज फॉसिल्स के फॉर्म में पाई जाती हैं। ह्यूमन के फॉसिल्स की बात करें तो निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन मैन और ढेर सारे, रामापिथिकस, कीनियापिथिकस, मैनी मोर स्पीसीज़, वो सारी स्पीसीज़ पेलियो स्पीसीज़ कहलाती हैं, यानी स्पीसीज़ इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स, यानी जीवाश्मों के रूप में पाई जाने वाली जातियों को हम पेलियो स्पीसीज़ कहते हैं। और अपोजिट जो आज लिविंग है उनके लिए टर्म आ गया निऑन्टोलॉजिकल स्पीसीज़। ये लिविंग स्पीसीज़ हैं जो आज के टाइम पर पाई जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, निऑन्टोलॉजिकल स्पीसीज़ का नाम हम देते हैं। ऐसे ही एक टर्म है बहुत इम्पॉर्टेंट, सिबलिंग स्पीसीज़। ये स्पीसीज़ इंटरमीडिएट कंडीशन में डेवलप होती है इवोल्यूशन की प्रक्रिया में।
क्योंकि इस स्पीसीज़ की जो डिफिनीशन लिखी जाती है, डिटेल्स लिखे जाते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, उसमें लिखा जाता है कि ये वो जातियां हैं, दीज आर मार्फोलॉजिकली सिमिलर बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड या डिसिमिलर। यानी वो जातियाँ मार्फोलॉजी बाहर से देखने पर जो बिल्कुल समान हो, मगर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, यानी उनमें रिप्रोडक्शन की क्रिया संभव ना हो क्योंकि उनमें रिप्रोडक्टिव डिफरेंसेस हों, ऐसी जातियाँ जो होती हैं वो सिबलिंग स्पीसीज़ कहलाती हैं और ये इवोल्यूशन की क्रिया में डेवलप होती हैं। जब एक पुरानी जाति से नई जाति बनती है तो उसमें मार्फोलॉजिकल चेंजेस तो आ जाते हैं मगर रिप्रोडक्टिव चेंजेस नहीं होते। उस कंडीशन को हम सिबलिंग स्पीसीज़ कहते हैं। इंसेक्ट में इसके एग्जाम्पल ढेर सारे मिलते हैं। इंसेक्ट इवोल्यूशन में आप सिबलिंग स्पीसीज़ के एग्जाम्पल पाएंगे। देन पॉलीटिपिक स्पीसीज़, ये भी एक शब्द है। स्पीसीज़ प्रेजेंट इन मोर देन वन फॉर्म्स। ऐसी भी जातियाँ होती हैं जिनके जीनस कॉमन होते हैं मगर उनकी स्पीसीज़ अलग अलग हो जाती है, या फिर उनकी स्पीसीज़ भी कॉमन है मगर उनकी सब स्पीसीज़ अलग अलग हो जाती है। तो ऐसे जातियों के लिए टर्म दिया जाता है पॉलीटिपिक स्पीसीज़। प्लांट्स में जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, और एनिमल्स में और इसकी जो दूसरी है सोलेनम नाइक्रम। ये ब्रिंजल है और ये पोटैटो है। आलू और बैगन दोनों के जीनस कॉमन है, स्पीसीज़ अलग है, ये कहलाए पॉलीटिपिक स्पीसीज़। बाकी होमो सैपियंस, ये अभी नॉमेनक्लेचर में आपसे बात हो चुकी है। होमो सैपियंस, फॉसिलिस एंड निएंडरथैलेंसिस, ये चर्चा आपसे मैं कर चुका हूँ पहले भी। तो ये कहलाएगी पॉलीटिपिक स्पीसीज़। यहाँ डिफरेंस कहाँ पर है? स्पीसीज़ के बाद है, यहाँ पर स्पीसीज़ में डिफरेंस है। बॉटेनिकल और जूलॉजिकल नेम आप खूब याद करें, कभी कभी उन पर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, उनको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर हो कि आप उसको इस तरीके से याद करिए कि इंटरेस्ट भी आपका बढ़िया बना रहे और आपको टर्म्स भी याद हो जाएं। हम लोगों को अपना ज़माना याद आता है, जब हम लोग पढ़ते थे, तैयारी करते थे, तो उसमें एक काम हम करते थे कि जब भी हम कोई प्लांट प्रोडक्ट देखते थे या एनिमल्स को देखते थे तो हम उनको उनके जूलॉजिकल और बोटेनिकल नेम से ही बुलाया करते थे। जैसे हमने कहा कि यदि जाड़े का दिन था तो आज भी मुझे याद है वो दिन जब हम लोगों को जाड़े में मूंगफली लेनी होती थी, तो हम मूंगफली वाले के पास जाकर कहते थे अरैकिस हाइपोजिया दे दो। अरैकिस हाइपोजिया ये मूंगफली का बोटेनिकल नेम है। उसको हम कहें 50 ग्राम 100 ग्राम अरैकिस हाइपोजिया दे दो, वो सोचता था ये क्या बोल रहे हैं, तो हम कहते तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। तो जब बार बार अरैकिस हाइपोजिया कहा तो आज तक याद हो गया। ऐसे ही बहुत सारे नाम हम लोगों को ऐसे याद हो गए थे। एनिमल्स में हमने देखा, अगर बिल्ली आ गई तो हमने कहा फेलिक्स डोमेस्टिका आ गई। कुत्ते को देखा तो हमने कहा कुत्ते को कैनिस फैमिलियरिस आ गया। तो अगर हम बार बार इनको बोलेंगे तो हमको जूलॉजिकल बोटेनिकल नेम ढेर सारे याद हो जाएंगे। इनको याद करने का एक बेहतर इंटरेस्टिंग तरीका है, आप सूटेबल समझें तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इसका भी लाभ मिलेगा। तो ये चर्चा हमने आज जो कंप्लीट की है, इट इज़ अबाउट द स्पीसीज़। डिटेल में स्पीसीज़ से आपकी बात हमने आपसे कंप्लीट कर ली, टाइप्स की बात कर ली, सारी डिटेल्स कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद टैक्सोनॉमी का एक काफ़ी फंडामेंटल पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक पार्ट थोड़ा सा और इसमें आपसे और डिस्कस कर दूं तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक टैक्सोनॉमी का जो बेसिक्स है वो पूरा हो जाएगा। और उसके लिए जो पार्ट मेरे दिमाग में है, जो जिस पर क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, वो आपको बता दूं। मैंने शुरू में इसकी भी चर्चा की थी लेकिन ये बात कट गई थी। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बीच में बात आई थी लेकिन कंप्लीट नहीं हुई थी, आज ये पूरी कर दे रहा हूँ। क्लासिफिकेशन को अगर वर्गीकृत किया जाए, क्लासिफाई किया जाए, तो पहला कहलाता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन,
जिसको हम कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। हिंदी वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी मैं शब्दों को बोल देता हूँ, लिख ज़रूर रहा हूँ अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी के शब्दों को मैं बोलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जिससे हिंदी माध्यम के भी जो छात्र हैं उनको भी इसका पूरा लाभ मिले। तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में ख़ास बात ये होती है कि इसमें जो क्लासिफिकेशन यानी ग्रुपिंग है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ 1 और 2 सुपरफिशियल कैरेक्टर्स। सुपरफिशियल का मतलब होता है बहुत सतही, यानी बहुत साधारण लक्षण लेकर के अगर हम 1-2 लक्षणों को ध्यान में रख करके क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो ऐसे क्लासिफिकेशन को हम आर्टिफिशियल कहते हैं। और इसीलिए जितने पुराने क्लासिफिकेशन हैं, अरिस्टोटल का, लीनियस का, प्लाइनी का, प्लेटो का, जितने ओल्ड टैक्सोनॉमिस्ट हैं, ओल्ड क्लासिफिकेशन हैं, ओल्ड टैक्सोनॉमिस्ट, पुराने जो क्लासिफिकेशन करने वालों के जो भी क्लासिफिकेशन थे, दैट वाज आर्टिफिशियल। नेचुरली ये ऐतिहासिक महत्व के हैं, ये बहुत नहीं पढ़े जाते। अब जो नया क्लासिफिकेशन है वो कहलाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, या इसको हम हिंदी में अगर कहें तो इसको हम कहते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण। अब इसमें ग्रुपिंग यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैनी कैरेक्टर्स, यानी यहाँ पर एक नहीं कई लक्षणों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करेंगे। मैनी कैरेक्टर्स में आप कह सकते हैं कि मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी ध्यान में रखें, वाह्य लक्षण कैसे हैं, फिजियोलॉजी भी उसकी देख लें, क्रियात्मक भी देख लें, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी यानी उसकी आंतरिक संरचना के बारे में, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, भ्रूणीय विज्ञान को भी हम ध्यान में रख लें। साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके अलावा भी ये सब कुछ तो हम इंक्लूड ही कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम इसमें क्या इंक्लूड करते हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी जैव विकासीय इतिहास। उसके लिए एक वैज्ञानिक शब्द भी है, इसको कहा जाता है फाइलोजेनी। तो जहाँ हम वर्गीकरण करेंगे तो जो पहले की जातियाँ हैं उसके लिए लोअर समूह होंगे, आगे की जातियों के। इसीलिए जब मॉडर्न एनिमल क्लासिफिकेशन का अगर आप जिक्र करें तो उसमें फाइलम प्रोटोजोआ पहला फाइलम है, क्योंकि वो जीव सबसे पहले उत्पन्न हुए थे, सबसे सिंपल थे। और उसके बाद लास्ट में कॉर्डेटा आते हैं 10वें फाइलम में, क्योंकि लास्ट में कॉर्डेट का इवोल्यूशन हुआ था। इस क्लासिफिकेशन को हम नेचुरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब इसमें प्लांट में एक क्लासिफिकेशन है जिसको कहा जाता है बेंथम एंड हुकर्स प्लांट क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर्स प्लांट क्लासिफिकेशन, ये प्लांट क्लासिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये इनकी बुक थी जिसका नाम था जेनरा प्लांटेरम। यहाँ पर भी आप सोच रहे होंगे कि एक जेनरा प्लांटेरम पहले भी आपने लिखी थी, तो ये मॉडर्न जेनरा प्लांटेरम है जो कि बेंथम एंड हुकर के द्वारा लिखी गई थी। इसमें बेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन है जो कि बेंथम एंड हुकर ने प्रिस्क्राइब किया था। बाकी एनिमल क्लासिफिकेशन जो भी हैं उसमें स्टोरर एंड यूसिंजर्स एनिमल क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन भी नेचुरल क्लासिफिकेशन कहलाता है। ये मॉडर्न और मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। तो ये नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात है। लास्टली तीसरे क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, वो इन्हीं से आगे बढ़ कर के डेवलप हुआ है। इसको कहा जाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। यहाँ पर सबसे प्रमुख कैरेक्टर क्या है, यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनी। फाइलोजेनी अभी आपको बताई, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर है, यानी जैव विकासी इतिहास के आधार पर जो क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया जाए वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। और इसमें प्लांट क्लासिफिकेशन में एक नाम आता है हचिंसन्स का, साथ में सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है तख्ता जॉन्स प्लांट क्लासिफिकेशन। ये सारे क्लासिफिकेशन प्लांट क्लासिफिकेशन है।
तख्ताजान का नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके कोटेशन बड़ी फेमस है। तख्ताजान ने कहा क्लासिफिकेशन विदाउट फाइलोजेनी इज़ लाइक बॉडी विदाउट बोन। यानी कि क्लासिफिकेशन वर्गीकरण यदि बिना जैव विकासी इतिहास के साथ किया जाता है, फाइलोजेनी के बिना किया जाता है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी जीव का शरीर बिना हड्डी का हो, बिना बोन का हो। ये स्टेटमेंट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो कि किसने दिया था? तख्ताजान ने दिया था। इट इज़ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये 3 तरह क्लासिफिकेशन है, यहाँ ध्यान रखिएगा। एक शब्द आपको लिखा मिल सकता है हियरकियल क्लासिफिकेशन का। हियरकी जो शब्द है, हियरकी, याद रखें हियरकी कुछ और नहीं है, इसके लिए किनशिब्द शब्द लिखा जाता है। राजशाही अगर आपने सुनी हो, जैसे नेपाल में एक ज़माने में थी, बाद में ख़त्म हुई, जिसमें राजा होता है, उसके बाद उसका लड़का होता है, फिर उसका लड़का होता है, फिर यानी एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आती चली जाती है। ऐसे क्लासिफिकेशन को हियरकियल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। जो भी क्लासिफिकेशन हम फॉलो करते हैं उसमें हम बड़े से छोटा ग्रुप लेते हैं। याद करें आप, सबसे पहले किंगडम में आपने कहा अगर एनिमलिया की बात है तो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। किंगडम के बाद फिर हम फाइलम पे आ गए थे, फाइलम के बाद फिर क्लास पे, फिर ऑर्डर पे, फिर फैमिली पे, फिर जीनस पे, लास्टली स्पीसीज़ पे आए थे। तो ये बड़ा ग्रुप है, उसके बाद छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। जैसे राजशाही में होता है, पहले राजा, फिर उसके बाद उसका लड़का, फिर वो और छोटा, उसके बाद अगला। तो ये जो पूरा ये जो सिस्टम पूरा डेवलप होता है उसको हियरकी कहा जाता है। और इस तरह के क्लासिफिकेशन को हम हियरकियल क्लासिफिकेशन कहते हैं, जो कि हर क्लासिफिकेशन में हम इसी का प्रयोग करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज मैंने आपसे काफ़ी डिटेल में चर्चा की अबाउट द स्पीसीज़ एंड देन द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इसे समझे होंगे। थोड़ी स्पीड बढ़ा के बात करनी पड़ती है जिससे कि आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएं। 3 लेक्चर हो चुके हैं, मुझे लगता है कि आज भी काफ़ी बातें पूरी हो चुकी हैं। अब एक पार्ट आगे का जो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हम क्लासिफिकेशन से चले आएंगे किंगडम थ्योरी पर। आप जानते हैं शुरुआत में 2 ही किंगडम थे, प्लांट्स और एनिमल के, लेकिन आज 5 किंगडम हो चुके हैं। तो उन 5 किंगडम की जो थ्योरी, जो आज मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, वो कैसे डेवलप होती है, उसके सिद्धांत क्या हैं, उसकी चर्चा आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इसे देखें, समझें, और अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसको डिस्कस कर लें। ये ड्राई टॉपिक है, काफ़ी कुछ इसमें बोरिंग चीज़ें भी आती हैं, लेकिन पढ़ना है और बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये आपका, जिसे आप कहें कि सब्जेक्ट का ये बिल्कुल प्राण है। अगर इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आगे के जो तमाम डिटेल्स हैं वो भी आपको आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे बात होगी, फिर मुलाकात होगी, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे 3rd टैक्सोनॉमी के 4th लेक्चर, बल्कि कहें ये 3रा हो गया। 4th लेक्चर में किंगडम थ्योरीज़ के बारे में, और फिर उसके बाद एनिमलिया के और बाकी के जो डिटेल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।